एग्जाम हल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चालुक्य डायनेस्टी को देखा था। चालुक्य की जो चारों ब्रांच हैं, कल्याणी के, वेंगी के, पश्चिमी चालुक्य और गुजरात के चालुक्य, उन सभी के महत्वपूर्ण राजाओं को, उनके महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रमों को हम लोगों ने देखा। आज जो है, जैसे हमारी सीरीज पहले भी चलती है, हम लोग रिवीजन क्लास करते हैं। बीच में जिन टॉपिक्स को हम पढ़ चुके हैं उन टॉपिक्स में परीक्षा में आए हुए और उन टॉपिक्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस को देखते हैं। उसी सीरीज की ये अगली श्रृंखला है। इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आए हुए भी हैं और जिनके आने की संभावनाएं प्रबल हैं, वो प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। रिवीजन कराने का मतलब ये होता है इस क्लास का कि आपने जो पिछली वीडियोज हमारी पढ़ी हैं, क्या आप उसको रिवाइज कर पा रहे हैं, या आपने पढ़ा है तो क्या आपको यहाँ पर वो चीज़ें याद हैं। ये चीज़ें भी आप क्रॉस चेक कर लेते हैं। दूसरी बात आपको मैं बार बार बताता हूँ कि परीक्षा का मूल मंत्र रिवीजन है। आप किसी भी टॉपिक को जितनी बार रिवाइज करेंगे, उस विषय में आपके प्रश्नों को सही करने की जो प्रायिकता है वो बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप रिवीजन करें, जो भी पढ़ें उसको रिवीजन करें। दूसरी बात यह कि पढ़ते समय भी ये समझने की कोशिश करें कि जो उस टॉपिक का कंसेप्ट है वो आप समझ रहे हैं कि नहीं। जब उस टॉपिक के कंसेप्ट को आप समझते रहते हैं तो आपको चीज़ों को याद करने में सहूलियत होती है। दूसरी बात यह है कि चूंकि हिस्ट्री में क्या है कि फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं और कहीं कहीं फैक्ट्स थोड़ा सा उबाऊ भी होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर रिवीजन का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि बिना रिवीजन के आप इसमें प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि आरओ की परीक्षा भी अब धीरे धीरे समय नज़दीक ही आ रहा है। अगर फरवरी में संभावित है तो आपके पास समय अब धीरे धीरे घट रहे हैं दीपावली के बाद। तो अब आपको पूरी स्पीड से तैयारी पकड़नी है। आपको चीज़ों को पढ़ना है और साथ में रिवीजन भी कराना है, रिवीजन भी करना है। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, वो सब कुछ इस चैनल पर आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। हम कोई भी पेड ग्रुप नहीं चलाते, इसलिए जो भी चीज़ें हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से वो सब कुछ आपको यहाँ दिया जाएगा। और ये मैं आपको अभी भी आश्वस्त कर रहा हूँ कि परीक्षा के बाद पेपर को आपको यही वीडियो से हम दिखाएंगे कि प्रश्न कहाँ से आए, क्योंकि हम आपको परीक्षा का जो पैटर्न है और जिस तरह के प्रश्न यूपी पीसीएस या लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, परीक्षा में ये होता है कि वहाँ सीधे प्रश्न भी आते हैं और कुछ ऐसे प्रश्न भी आते हैं जो लिंक के नहीं हैं। वैसे प्रश्नों को भी हम इन वन लाइनर के माध्यम से आपको 50-50 करके देते रहते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहे और आप इसको करने में सफल हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियोज हमारी आप तक शीघ्रता से पहुंचती रहे। आइए प्रारंभ करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सारनाथ के धर्मराजिका स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। ये प्रश्न जो दूसरा हमने लिखा है, ये परीक्षा में हमें लगता है कि 10वीं बार पूछा जा चुका है लोक सेवा आयोग द्वारा। कुछ स्थान है, स्मारक है, भग्नावशेष हैं, मठ हैं, स्तूप हैं, उनको देख लीजिए। इसको याद रखिएगा, ये परीक्षा में 10वीं बार पूछा जा चुका है। कौशाम्बी का घोषिताराम मठ, कुशीनगर का राणा भर स्तूप, सारनाथ का धमेक स्तूप और श्रावस्ती का सहेत महेत। तीसरा प्रश्न देखिए, अशोक के किस अभिलेख में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है? वो 12वां शिलालेख है। ये यूपी पीसीएस 2021 का आया हुआ प्रश्न है। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है? समाहर्ता। पूर्वावलोकन में आप देखेंगे आया हुआ प्रश्न है। पूर्वावलोकन को बार बार देखें। प्रश्नों को आपको दो चीजें होती हैं, पुराने प्रश्न आपके रिवाइज होते हैं और किसी टॉपिक पर किस तरह के प्रश्न आयोग द्वारा पूछे गए हैं उसका एक पैटर्न भी आपको पता चलता है। तो पूर्वावलोकन को जरूर दोहराएं। साथ में जो आपको हमने बताया था, लूसेंट की बुक है, आपको वीडियोज उपलब्ध कराई जा रही हैं, इन सभी का रिवीजन करें। हिंदी को जितनी सोर्स से आप तैयार कर सकते हो, जितने अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो, वहां उसको तैयार करें। चौथा प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? एंटीगोनस गोनाट्स। और मिस्र में आप देखेंगे तो तुर्मय था। ये पिछली वीडियो जो आप मौर्य काल की पढ़ेंगे, कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट में है, उसको आप एक बार दो बार रिवाइज करें। इन सभी की पीडीएफ जो वीडियोज हैं और जो क्विक रिवीजन कराया जा रहा है, नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ उपलब्ध है, आप डाउनलोड करके उसका रिवीजन करते रहें। किस अभिलेख में अशोक ने प्रसिद्ध घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा या संतानें हैं? पृथक कलिंग शिलालेख प्रथम में। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब राजा प्रजा को अपनी संतान के रूप में देखे, पितृवत व्यवहार करे, पुत्रवत व्यवहार करे, तो इसमें ये बात अशोक के राजत्व में मानी जाती है कि उसने घोषणा की कि सभी प्रजा मेरी संतान। इसलिए महत्वपूर्ण ये शिलालेख है, पृथक कलिंग शिलालेख। कौन जिला एवं ग्राम के मध्य स्तर पर कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी था?
स्थानिक था मौर्य काल में। सूची देखिए, शासक और राजदूत परीक्षा में प्रश्न आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य में मेगास्थनीज, बिंदुसार में डाइमेकस, अशोक में डायोनिसियस और भागभद्र में हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ने ही गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी भागभद्र के विदिशा के दरबार में। तो ये बातें मैं कह रहा हूं कि इन चीजों को कनेक्ट करके आप पढ़िए। जब कोई भी चीज पढ़िए, पुराने वीडियोज आप देखे रहेंगे और रिवाइज जब करेंगे तो वो चीजें आपकी कनेक्ट होती रहेंगी। अशोक के किस लेख में 7 बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? तो वो भाब्रू लेख है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम उल्लेख है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। क्लासिकल संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है रुद्रदामन का। शक शासक था रुद्रदामन, तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें इन दोनों का नाम उल्लेख किया गया है। अशोक के शासनकाल में कुमार जो पद था उस पर कहां पर नियुक्त हुए थे कुमार? तक्षशिला में, तोसली में और उज्जैनी में। किस अभिलेख में अशोक ने धर्म विजय का उल्लेख किया है? तो वो 13वां शिलालेख है। अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन किया गया है? लौरिया नंदन गढ़ स्तंभ है जिस पर मोर का उत्कीर्णन है। मौर्य काल के वीडियोज में हम आपको बताएंगे किस पर वृषभ का था, किस पर बाघ का था, किस पर सिंह का था। ये सारे डिस्कस आपसे किए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में मौर्य काल को एक बार रिवाइज करें, कंप्लीट फैक्ट्स उसमें आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तमिल में। संगम कवि कपिलर का आश्रयदाता कौन था? पारी। जो संगम कवि कपिलर था, संगम साहित्य के बारे में हमने आपको बताया था। संगम साहित्य को 3 भागों में बांटा गया था। उनके जो महाकाव्य हैं वो संगम साहित्य के भाग नहीं माने जाते हैं। 5 महाकाव्य हैं वहाँ। 5 महाकाव्यों में 2 उपलब्ध नहीं है। जो 3 शिलप्पाधिकारम मणि मेखले ये जो उपलब्ध थे उनको वहाँ पर हमने बताया। जो महत्वपूर्ण बातें थी उसमें कड़गी पूजा का, सतीत्व पूजा का, उसका भी उल्लेख वहाँ पर किया गया है। तो संगम साहित्य की 2 वीडियोज हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर के उसको रिवाइज कर सकते हैं। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? वेंगी। 3 संगम साहित्य हुए थे और तीनों संगम साहित्य पांड्य राज्यों के संरक्षण में हुए थे। और संगम वहां पर जो रचनाएं हुई, पहले संगम की कोई रचना उपलब्ध नहीं है और संगम में जो रचनाएं हुई उन रचनाओं का विवरण वहां पर है। प्रसिद्ध पुस्तकों का वर्णन है, प्रसिद्ध लेखकों का वर्णन है। किस संगम ग्रंथ में मगध, वज्र एवं अवंती राज्यों का उल्लेख हुआ है? ये संगम महाकाव्य है शिलप्पाधिकारम। किस दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका में हुआ है? पांड्य राज्य का। चेर राज्य के प्रमुख पत्तन मुसिरी और तोंडी थे। चोल चेर पांड्य का वर्णन संगम साहित्य में मिलेगा और उसमें से जो चेर राज्य था उसका प्रमुख पत्तन मुसिरी और तोंडी था। संगम ग्रंथों में रागी एवं गन्ने की पैदावार का सजीव वर्णन मिलता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। संगमकालीन अर्थव्यवस्था की प्रमुख शब्दावलियां आर्थिक परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इस शब्द का उस क्या अर्थ था उस समय? इराबू बल पूर्वक प्राप्त उपहार। माँ या बेली भूमि माप की इकाई। ये महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखिएगा। माँ और बेली पूछा गया प्रश्न है। वरियम यह संस्था थी जो भूमि कर लगाती थी। वरियार कर वसूलने वाला अधिकारी। उलगू अथवा सुगम पथकर एवं सीमा शुल्क। कृषक मजदूरों को कडायसीवर कहा जाता था। पंचस्तूप निकाय का संबंध किससे है? जैन परंपरा से है। पंचस्तूप निकाय का संबंध जैनों से है। बौद्ध संघ में कठिन समारोह संबंधित कठिन समारोह का आयोजन किया जाता है बौद्ध संघों में, वो वस्त्र वितरण से संबंधित है। सलाका पुरुष की अवधारणा कहां से ली गई है? तो जैनों से ली गई है। गुप्त युग में किस देवता को लोकार्क कहा जाता था? सूर्य को गुप्त काल में लोकार्क कहा जाता था। गुप्त युग के स्थापत्य को, वहां की संस्कृति को स्वर्ण काल माना गया इतिहास में। उस पर मैंने आपको एक अलग वीडियो जो उपलब्ध कराया है। महत्वपूर्ण मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, 10 अवतारों का वर्णन है, पंचायतन शैली पर बना हुआ मंदिर है। तो आप देवगढ़ के दशावतार मंदिर, तो जितने भी महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनकी महत्वपूर्ण शैलियों को, महत्वपूर्ण साहित्य को, उस समय के सांस्कृतिक देन को, वैज्ञानिक देन को, सबको एक अलग वीडियोज में गुप्त युग के पार्ट 4 में हमने डिस्कस किया है। एक बार उसको रिवाइज करें। 1 या 2 प्रश्न वहां से फिक्स हैं आने के लिए आपको मिलेंगे। किस राष्ट्रकूट शासक ने सल्लेखना को ग्रहण किया था? इंद्र चतुर्थ ने किया था। छांदोग्य उपनिषद में देवकी नंदन कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। रामानुजाचार्य की प्रमुख पुस्तकें देखिए। ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा जिसे श्री भाष्य कहा जाता है। वेदांत सार, वेदांत द्वीप और वेदांत संग्रह की रचना की, यानी इनकी तीनों किताबों के आगे वेदांत लगा हुआ है। वो रामानुजाचार्य की पुस्तकें हैं। रामानुज ने कर्नाटक के होयसल राजा विट्ठल देव को भी दीक्षित किया था। शंकराचार्य जी को देखिए, इनका जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलादी नामक ग्राम में हुआ। मृत्यु इनकी 820 ईस्वी में हुई, केदारनाथ में हुई।
इनकी उपाधि परमहंस और प्रच्छन्न बौद्ध की थी। इनकी रचनाएं देखिए, 3 रचनाएं आपको मैं बता रहा हूं यहाँ। प्रस्थानत्रयी, उपनिषद और गीता पर इन्होंने भाष्य लिखा है। सौंदर्य लहरी और प्रबोध सुधाकर, 3 रचनाएं आपकी हैं। मत इनका अद्वैतवाद है। शंकराचार्य का प्रयोग, शंकराचार्य का प्रयाग में कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ हुआ था। मंडन मिश्र से इनका शास्त्रार्थ हुआ था, कुमारिल भट्ट से हुआ था। प्रयाग में ही कुमारिल भट्ट से इनका शास्त्रार्थ हुआ था। 4 मठों की स्थापना इन्होंने की। ज्योतिर्मठ बद्री केदारनाथ में, गोवर्धन मठ पुरी में, श्रृंगेरी मठ मैसूर में और शारदा मठ द्वारका में। शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित मोक्ष प्राप्ति के साधनों को साधन चतुष्टय की संज्ञा दी गई है। शंकराचार्य द्वारा जो मोक्ष प्राप्ति का साधन है उसको साधन चतुष्टय की संज्ञा दी गई है। इन्होंने पंचायतन पूजा को प्रारंभ किया। इसमें शिव मुख्य देवता होते हैं, जबकि गणेश, शक्ति, ब्रह्मा, विष्णु सहायक देवता होते थे। पंचायतन मंदिर का प्राचीनतम उदाहरण गुप्त युगीन देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है पंचायतन शैली का, मुझे लगता है 2017-18 में। कापालिक संप्रदाय को देखेंगे। कापालिकों के इष्ट देव शिव के अवतार भैरव हैं। संगम साहित्य मणिमेखलय में कापालिकों का वर्णन कट्टर शैव के रूप में हुआ है। लास्ट प्रश्न देखिए, नागार्जुन की प्रमुख पुस्तकें देखेंगे हम। नागार्जुन की प्रमुख पुस्तकों में शून्यता सप्तति, रस रत्नाकर, आरोग्य मंजरी, नीति शास्त्र और प्रज्ञा शतक। शून्यता सप्तति है, रस रत्नाकर है, आरोग्य मंजरी है, नीति शास्त्र है और प्रज्ञा शतक है। नागार्जुन ने सुश्रुत संहिता पर चिकित्सक ग्रंथ योग शतक की रचना की थी। महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। और मैं आपको बता दूं, एंशिएंट हिस्ट्री में महत्वपूर्ण पुस्तकों पर वीडियोज आपको मैंने एक क्लिप बनाई है, 2 पार्ट में है। उसमें से पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जहां से प्रश्न 1 या 2 आते हैं, एक प्रश्न आता है, उसको मैंने वहां बनाया है। कुछ जो महत्वपूर्ण बीच बीच में आपको मिलते हैं, मैं उसको रिवीजन क्लास के माध्यम से आपको मैं उपलब्ध कराता रहता हूँ। इस चैनल पर आप बने रहें, आपको परीक्षा उपयोगी सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। आप रिवाइज करते रहें, आपको परीक्षा में सफलता जरूर मिलेगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी वीडियोज आप तक शीघ्रता से पहुंचती रहे। शेष अगले वीडियो में।